सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू एनालाइज द HDFC बैंक्स इन अ प्रॉपर मैनर। आई मीन से दैट कि इसका बिजनेस मॉडल किस प्रकार से है, इसका जो मैनेजमेंट किस प्रकार से काम करता है, इसका जो आप कह सकते हो कि जो ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर है बिजनेस का किस प्रकार से रन करता है, इसके फाइनेंशियल्स किस प्रकार से लुक आपको आउटलुक देते हैं, क्या उसका टेक्निकल एनालिसिस है, और कुछ हद तक हम लोग प्रीवियसली बात करेंगे क्या ये स्टॉक जो है पिछले एक साल से इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आफ्टर दैट ऑल ओवर दीज थिंग्स हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर आउटलुक देंगे कि किस प्रकार से स्टॉक जो है इन अपकमिंग टाइम चल सकता है। तो इनिशियली हम अगर स्टार्ट करें तो उस केस में हम देख सकते हैं कि जो HDFC बैंक है वो बना था 1992 में, जब इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था। न्यू प्राइवेट सेक्टर्स को जो है आपको कह सकते हो कि एक परमिशन दी जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। सो दैट उस केस में उस सिनेरियो में जो HDFC बैंक का जो है इनकॉर्पोरेशन हुआ था। सिंपल चार्ट में आप देख सकते हो कि ऑल ओवर जो बिजनेस मॉडल है HDFC बैंक का वो बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इनका मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस जो होता है वो आता है फ्रॉम द इंटरेस्ट फ्रॉम द एडवांसेज, जो कि जैसे कि मान लीजिए कोई एंटिटी को या फिर आप कह सकते हैं इंडिविजुअल को लोन देती है तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है उनसे इनका मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस आता है। और सेकंड जो 18.6% आपके आसपास देखोगे तो उस केस में वो आती है इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट कैसे है, क्योंकि अगर आप देखोगे बैंक्स का पूरा इस बिजनेस मॉडल वो इस प्रकार से काम करता है कि बैंक्स जो है डिपॉजिट्स उठाती है फ्रॉम द मार्केट से और FD के थ्रू वेरियस वे से, और उसके बाद में जो है वो एडवांसेस देती है फ्रॉम द पर्टिकुलर जो भी नीडी पेपर होते हैं उनको। अब इस केस में सारे सिनेरियो में जो है RBI की कुछ रेगुलेशंस होती है। फर्स्ट हो गया कि उसकी CRR और दूसरा होता है SLR। CRR का मतलब हो गया कैश रिजर्व रेशियो और SLR का मतलब हो गया स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इस केस में सिंपली होता क्या है कि जो CRR का रेशियो होता है वो 4% के आसपास होता है और SLR जो होता है उसका रेशियो अराउंड 18 to 19 ऐसा कुछ फिगर आसपास है। तो उसके आसपास परसेंट का फिगर रहता है। इसका मतलब ये हो गया जो 22% जो पैसा होता है ना वो बैंक्स कहीं पे भी कह सकते हो कि किसी को एडवांस नहीं दे सकती, वो बैंक्स को अपने पास रखेगा। और जो ये CRR के अलावा जो SLR होती है वो क्या करती है, बैंक जो होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटीज होती है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया या फिर आप कह सकते हो ऐसी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें इन्वेस्ट करती है। तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है, क्योंकि बॉन्ड के केस में देखोगे 6% 4-7% के आसपास जो भी इंटरेस्ट रेट या फिर इसके आसपास जो है कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं, तो वो इंटरेस्ट आता रहता है। तो वो कहीं ना कहीं जो है ये इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप काफ़ी बार देखोगे ना ये जो इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है मतलब इनकम होती है, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती है एक सिमिलर आती है, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं। जो मेजोरिटी ऑफ द चेंजेस होता है वो होता है फ्रॉम द इंटरेस्ट इनकम्स। ओके, तो उसके अलावा जो कुछ देख सकते हो कि इनकी जो सब्सिडीज कंपनीज है, फॉर एग्जांपल दैट कि हम देख सकते हैं इस केस में यहाँ पर आप देख सकते हो HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, HDFC इंश्योरेंस हो गया, HDFC अर्गो हो गया, और आप कह सकते हो HDFC एसेट मैनेजमेंट हो गया, HDFC सिक्योरिटीज हो गया। इन सारे में आप इजीली देख सकते हो इतनी जो HDFC बैंक की होल्डिंग है वो है। तो वो कहीं ना कहीं जो है इनकम लेके आती है, अदर इनकम के रूप में लेके आती है, जो हम आगे बात करेंगे इसके। तो ये जो बिजनेस क्यूमुलेटिव मिला के जो अच्छा खासा बिजनेस जनरेट करती है। अब इसमें एक ये होता है कि ये तो है सब्सिडरीज, एक होता है एसोसिएट कंपनी वो होती है जिसमें किसी भी कंपनी का जो स्टेक है 50% से लोअर हो। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएट्स जो कंपनीज है वो नहीं बताई है। जब कभी भी कोई HDFC बैंक 2% 3% किसी पर्टिकुलर एंटिटी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो हमेशा प्रॉफिट फ्रॉम द एसोसिएट्स में आते हैं। अब हम बात करें कि इसका जो मेजोरिटी ऑफ द जो एक्सपेंसेज है वो कहाँ जाता है। ऑब्वियसली जो डिपॉजिट्स ये बैंक जो होती है वो लेती है फ्रॉम द लोकल मार्केट्स या फिर आप कह सकते हो FDs के थ्रू आउट। तो उस केस में उनको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ जो इनका एक्सपेंसेज है 52% के आसपास वो जाता है कह सकते हो कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के केस में। और उसके अलावा जो उनके कुछ टैक्सेस हो गया, टैक्सेस के आसपास जो 3.5% जो आसपास जो टैक्सेस में चला जाता है, और प्रोविजंस जो कि काइंड ऑफ फ्यूचर के जो आउटकम हो सकते हैं उसमें जो रखा जाता है तो वो प्रोविजंस के रूप में रखे जाते हैं पैसे। और उसके अलावा डिविडेंड हो गया या आप कह सकते हो ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया। तो उस केस में मान लीजिए 100 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है इनके पास अच्छा खासा, तो उस केस में वो क्या कुछ पोर्शन जो है डिविडेंड के केस में देते हैं, कुछ पोर्शन जो है एज रिटेन एंडिंग रिजर्व सरप्लस में रख देते हैं, सो दैट कि उनकी जो बैलेंस शीट है टाइम टू टाइम के साथ में एक अच्छी इंप्रूव हो सके। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऑब्वियसली है ये कंपनी को रन करने के लिए, फॉर द सैलरीज होगी, ऑफिस के रेंट्स हो गए, ऑल ओवर दोस्त। तो ये ऑल ओवर जो बिजनेस मॉडल है ये HDFC बैंक्स का रन करता है। इस केस में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड्स की प्राइसेज जो है किस प्रकार से होती है, क्योंकि
अगर मान लीजिए इस केस में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग जो होती है अबाउट द फिक्स्ड सेट हो गया, या फिर आप कह सकते हो रिस्क एक्सपोजर हो गया, वहाँ पर मोडी हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि जो अदर नोमुरा हो गया, उनकी जो रेटिंग है वो बैंक्स पे आती रहती है। तो अब इस केस में आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये रेटिंग जो होती है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैटर इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि जो इनका इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है या फिर वो आती है बॉन्ड से, बॉन्ड्स की प्राइसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक यूएस की कंपनीज है और एक कह सकते हो यूएस एज ए कंट्री मान लीजिए, या फिर आप कह सकते हो श्रीलंका मान लीजिए। यूएस के केस में क्या होगा कि जब कभी वो मार्केट से पैसा लेना चाहेगी तो उस केस में 4%, 4.5%, 5% के आसपास आपको ईजिली जो है बॉन्ड्स गिरवी रख के वो पैसे उठा सकती है। लेकिन अगर एक श्रीलंका एज ए कंट्री जाती है तो वहाँ पर 12-13%, 15% के आसपास जो है लोन या फिर आप कह सकते हो बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट देने होंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा मेजर चेंज है। तो इस केस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी कंपनी की क्रेडिटिबिलिटी है वो किस प्रकार से आती है। यहाँ पर मूडी, नोमुरा जो सी कंपनीज है वो टाइम रेटिंग चेंजेस करती रहती है। तो अगर इसमें कोई चेंजेस आता है तो उस केस में पीपल थिंक्स दैट कि इन्होंने अगर नेगेटिव रेटिंग देती है उसमें केस में क्या इंपैक्ट होगा, या फिर स्टेबल रेटिंग आ गई, ओवरवेट रेटिंग आ गई, तो उस केस में क्या इंपैक्ट है, उस केस में क्या इंपैक्ट करेगा, इंपैक्ट करता है ऑब्वियसली, और बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इंपैक्ट करता है कि उस केस में जो इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है वो चेंजेस हो सकते हैं। वहाँ पर बॉन्ड की प्राइस हाई हो सकती है या लोअर हो सकती है, जो भी कुछ हो सकता है उस केस में चेंजेस हो सकते हैं। और उसके अलावा जो इनकी जो जब कभी इनको फंड की जरूरत होती है उस बैंक्स को, तो उस केस में वो क्या करते हैं कि जो स्टेक्स डाइल्यूट करते हैं, तो उस केस में वो खुद के भी बॉन्ड्स इशू करते हैं, ठीक है ना, एक अलग लेवल पे के शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ, 1 या 1 ईयर हो गया, तो उस केस में वो हमेशा कह सकते हो बॉन्ड इशू करते हैं, तो वहाँ पर वो फंड रेज करते हैं, तो वो भी एक क्रेडिट कॉस्ट जो होती है वो बढ़ सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस प्रकार की रेटिंग जो है किस प्रकार से आती है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर देखोगे कि मेट्रो सिटी और सेमी अर्बन हो गया, वहाँ पर एक अच्छी खासी ब्रांच है इनकी। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझने की क्यों जरूरत है, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया आपके माइंड में क्रिएट करता है। अब मान लीजिए 2 बैंक हैं, फॉर एग्जांपल डेट की, एक है एचडीएफसी बैंक, एक है आईसीआईसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में क्या करती है कि रूरल सेक्टर में उसने बहुत ज़्यादा ब्रांचें ओपन कर रखी है क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा हो सकता है। एक होती है कि आईसीआईसी बैंक होती है, वो क्या करती है अर्बन सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। तो ठीक है ना, कभी कभी एक ऐसा सिनेरियो आता है तो उस केस में क्या होता है कि अर्बन सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जीडीपी ग्रोथ देता है और कंपेरेटिव रूरल के कम देता है। तो वहाँ पर वो आइडिया लगा सकते हो कि इन दैट पर्टिकुलर ईयर्स या फिस्कल ईयर्स में कौन सा बैंक अच्छा बिजनेस कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्टफुल रहता है। तो ये बैक ऑफ द माइंड चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें कभी पीएस को एनालिसिस करना होता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हेल्प। अगर हम बात करें बैंकिंग एज ए सेक्टर की, तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्मूथ और एक रेगुलेटरी वे में काम करे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना बैंकिंग के लिए रेगुलेटरी इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़। और उसके बाद हो गया कि स्मूथ किस प्रकार से वो वर्क करती है। तो इंडिया की अगर आप किसी भी कंट्री, इंडिया की किसी भी कंट्री की देखें, उस केस में बैंकिंग जो होती है उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। किस प्रकार से बैंकिंग उस कंट्री की है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बैंकिंग से हर सेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। तो हर किसी कंट्री या कंपनी को बिजनेस चाहिए, हर किसी कंपनी को लोन चाहिए, क्रेडिट की नीड होती है, या फिर आप कह सकते हो कि डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में उनको इंटरेस्ट चाहिए होता है, तो वो कहीं ना कहीं बैंकिंग जो है प्रोवाइड करती है। अब इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा अच्छे रेगुलेटरी फॉर्म में वर्क करती है। अगर आप इस चीज़ का एग्जांपल देखना चाहते हो तो रिसेंटली जो है इंडिया के गवर्नर जो शक्तिकांत दास को है, आई थिंक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गवर्नर माना गया है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गवर्नर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो है फ्यूचर आउटलुक है, या फिर आप कह सकते हो जो ओवरसीज आउटलुक है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर भी बहुत ज़्यादा अच्छे। रिस्क एक्सपोजर हो गया, जो हमारी रेगुलेशंस होती है, CRR हो गया, SLR हो गया, और उसके अलावा एक होता है CAR, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, तो उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। उसमें भी क्या होगा, टायर 1 कैपिटल होता है, टायर 2 कैपिटल होता है, टायर 3 कैपिटल होता है, उस हिसाब से भी उनके जो रिस्क एक्सपोजर है वो भी देखे जाते हैं, मॉनिटर जो है डे टू डे वॉच किए जाते हैं। तो वो ऑल ओवर जो बैंकिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और उसके अलावा आप कहीं ना कहीं कह सकते हो डिजिटलाइजेशन है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि रोल निभा रहा है। उसके अलावा कॉम्प्लायंस जो है हर चीज़ को बैंकिंग हर चीज़ को पैन कार्ड से कनेक्टेड करना, क्योंकि आप देखोगे कहीं पे भी आप एंट्री करते हो, फॉर एग्जांपल डेट की शेयर बाजार में कोई एंट्री कर रहे हो, या फिर कहीं सैलरीज ले रहे हो, या फिर कहीं और चीज़ें, तो वहाँ पर हर जगह पैन कार्ड एक लिंक्ड मैनर में चल रहा है। और इसके जो कह सकते हो कॉन्सिक्वेंसेज है, या फिर आप कह सकते हो कनेक्टेड जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से डाटा को मेंटेन किया जा सकता है। हमारे जो सिविल स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड है। हमारे जो डिजिटलाइजेशन जो आप कह सकते हो कि जो डिजिटलाइजेशन से जो बेनिफिट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल डेट कि हम लोग जो भी ऑनलाइन एंट्री करते हैं तो उसका जो एक फ्यूचर आउटकम होता है, या फिर आप कह सकते हो कॉम्प्रेसिव डाटा जो है बैंक बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करती है
जो हमें ऑफर करती है, अच्छा लोन्स हो गया या फिर आपका अच्छी चीज़ें हो गया, अगर हम एज कह सकते हो कि सैलरी पर्सन के हिसाब से देखें तो उस केस में हमारे देखोगे कि हमारे सैलरी के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से लोन ऑफर आते हैं। हम प्रैक्टिकली ग्राउंड पे भी देखें तो मैं आई कंसिडर दैट कि ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से रन करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हो कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है बैंकों की कंटिन्यूसली बढ़ रही है, जो इनकी क्रेडिट की जो नीड होती है वो इंडिया में बढ़ रही है, इंडियन एंटिटीज़ में बढ़ रही है, वो ऑल ओवर जो फ्यूचर आउटलुक है अबाउट द बैंकिंग इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देता है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट एनालिसिस की तो उस केस में जो है आप देख सकते हो कि इंडिया की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, अच्छी फोरकास्ट आ रहा है, तो उस केस में कहीं ना कहीं जो है हेल्प करने वाली है। और जो इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो 1 ट्रिलियन के आसपास 2030 तक बोल रहे हैं, तो उस केस में ये जो कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा बैंकिंग इंडस्ट्री को, तो वो कहीं ना कहीं इन कमिंग टाइम जो है हेल्प करने वाला है। जो होम लोन्स हो गया उस पर एक अच्छा खासा बिजनेस आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो HDFC बैंक और HDFC बैंक का लिमिटेड का जो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का जो मर्जर है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव देखा जा रहा है, क्योंकि इस केस में आप HDFC लिमिटेड का देखोगे तो वहाँ पर जो उनका जो रूरल टाइप ऑफ बिजनेस जो था वो ज़्यादा अच्छा था, तो वो कहीं ना कहीं बैंकिंग जो कॉस्टिंग है वो कम करेगा और जो फ्यूचर एक्सपेंशन जो फर्दर कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर हम बात करें कि जो इनमें प्रमोटर जो किस प्रकार से इन्वेस्टर रिलेशन है, उस केस में आप देख सकते हैं मेजोरिटी ऑफ जो स्टेक जो है वो कहीं कहीं FIs होल्ड करती है, तो 41% के आसपास जो है स्टेक जो है वो होल्ड करती है। और उसके अलावा जो है LIC के आसपास जो 4.5% के आसपास का स्टेक है, और इंडियन कंपनीज है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ है उनके पास 2% के आसपास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ADR के आसपास 13.5% के आसपास जो है ADR भी है। ADR मतलब ये हो गया कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप ऐसा कुछ करके होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो HDFC बैंक है उन्होंने US मार्केट में भी अपना जो शेयर है लिस्ट करा रखा है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ हलचल होती है। तो सिमिलरली जो है कहीं कहीं सुबह के टाइम में इंडिया के मार्केट में भी एक इंपैक्ट रहता है। यहाँ पर रिजर्व में सरप्लस जो है कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि 2020 के बाद में 1,75,000 के आसपास करोड़ के आसपास था, फिर 2,09,000, फिर 2,46,000। अभी जो जंप है वो बहुत ज़्यादा हाई आया, क्योंकि इसका ऑब्वियसली रीज़न यही है कि इसने जो HDFC बैंक के साथ में लिमिटेड के साथ में जो है इनका मर्जर हुआ है, और उसके इसमें देखोगे इक्विटी कैपिटल भी है वो भी डाइल्यूट हुआ है, तो उसका भी कहीं का इंपैक्ट इसके यहाँ पर भी है। उसके अलावा जो है आप फिक्स एसेट देखोगे वो भी ठीक ठाक बढ़े हैं, ठीक ठाक रेशियो के साथ में बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका जो मेजोरिटी ऑफ बिजनेस है बिकॉज ऑफ ब्रांचेज है, तो उसके इसमें ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा बहुत इंपैक्ट होना ही है। और इसके जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो HDFC लिमिटेड है वो भी NBFC कंपनी, तो वहाँ पे भी अच्छे खासे उनके इन्वेस्टमेंट थे, तो वो कहीं का इंपैक्टफुल है। तो ऑल ओवर जो ये कह सकते हो कि चेंजेस है वो दिख रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में आप देख सकते हो कि जो इनका बिजनेस जो है स्लाइडली अच्छा खासा बढ़ा है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो इनकी जो सस्टेनेबिलिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर जो बिजनेस जो है ऑब्वियसली एक ग्रोथ तो जो भी 10-12% 15% के आसपास ग्रोथ हो रही है, लेकिन सस्टेन है जो प्रीवियस बिजनेस है वो भी नहीं जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टफुल चीज़ है। तो ये फायदा ये होता है कि HDFC बैंक है, मान लीजिए उसकी प्राइस जो होती है 1500 रुपये, 1500 वाली 1800 हो जाती है अगले 6 महीनों में 7 महीनों में, तो अगर वापस वो 1500 आ जाती है फॉर द एनी पर्टिकुलर रीजन्स की, तो उस केस में उसके जो बढ़ने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि 1500 जो प्राइस जो उसी HDFC बैंक की चल रही है उसकी सस्टेनेबिलिटी है, उसके पास इतना बिजनेस आ चुका है, वो उसकी फंडामेंटल वैल्यू है। अगर 6 महीनों में, क्योंकि और भी तो उन्होंने बिजनेस किया है, तो 1500 वाली 1600-1700 हो सकती है, तो या फिर उससे ऊपर जा सकती है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी है वो बताती है कि 1500 तो इसकी एटलीस्ट भाव होना चाहिए। वाइल द अदर्स देखोगे तो उस केस में उनकी सस्टेनेबिलिटी अगर किसी बिजनेस में नहीं है तो स्टॉक जो है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि अगर वो स्टॉक जो है 6 महीनों में अच्छा खासा बिजनेस कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, लेकिन अगले 1-2 महीने में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा खराब बिजनेस कर दिया है और उसकी जो रेवेन्यू है डाउन हो जाती है, ठीक है। इस केस में डाउन नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या है कि स्टॉक जो है उस लेवल के 6 महीने के लेवल से भी नीचे आ सकता है, और वहाँ पर हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। यहाँ पर हम लोग कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि बिजनेस जो है बढ़ चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जब कभी आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाओ। तो अगर इस केस में हम बात करें कि HDFC बैंक के बारे में, तो चार्ट के बारे में, तो उस केस में देखें वीकली चार्ट लें, तो वीकली चार्ट में देखोगे कि जो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में जो बिजनेस अच्छा खासा नहीं कर पाई है HDFC बैंक्स। यहाँ पर आप देखोगे जो प्राइस जो है अभी भी वही चल रही है जो 2021 के आसपास आई थी। ये प्राइस जो थी अराउंड आई थिंक दैट कि इसी दिन जो है इन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग मर्जर कर रहे हैं, और उसके बाद में जो कुछ रिजल्ट आए थे, तो रिजल्ट्स के बाद में प्राइस जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉल की थी, और अभी देखो कि रिजल्ट जो है अच्छे आए थे। अब ये स्टॉक जो है पिछले 1-1.5 साल में चला क्यों है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो चला इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने मर्जर तो अनाउंस कर दिया था, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ था, क्योंकि अगर उस केस में देखो 4.40 के आसपास तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था, लेकिन राइट नाउ जो इसका मार्जिन जो है वो 3.50-3.60 के आसपास आ गया था, तो वो बहुत ज़्यादा मेजर डाउनफॉल था, उसी कारण जो है स्टॉक जो नहीं चला। ऑब्वियसली आप इस केस में देखोगे कि जो बिजनेस
जो है इनका ठीक ठाक बढ़ा है। मतलब कि आप देखोगे तो 1,28,000 करोड़ के आसपास बढ़ रहा है, फिर इतना बढ़ रहा है 1,35,000 के आसपास बढ़ रहा है, लेकिन इनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है। तो सो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है जो एक्सपेक्ट की जा रही थी उस हिसाब से नहीं रन करी थी। अगर इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखोगे तो उस केस में आप देखोगे कि जो 75,000, 78,000, 80,000 करोड़ के आसपास इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। पिछले 2023 से देखोगे जून 2024 तक, तो उस केस में 4-5 हज़ार करोड़ के आसपास जो है बिजनेस इनका बढ़ा है। तो ये एक्चुअल में चीज़ इसलिए हुई है क्योंकि इनके पास ऐसा नहीं कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं है, उस हिसाब से नहीं, इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब आ रहा था, वो कहीं का इम्पैक्ट हुआ है। आप देख सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी पे, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा खराब आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो उस केस में, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो कुछ चेंजेस नहीं आए, वाइल जो थोड़ा बहुत चेंजेस है रेवेन्यू में आया। और उसके अलावा एक और इम्पैक्टफुल चीज़ इसमें ये थी कि जो ऑल ओवर जो इंडस्ट्री के डिपॉजिट्स ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी। फॉर एग्जाम्पल डेट की जो डिपॉजिट्स है जितना एक्सपेक्टेड किया जाता वो नहीं आ रहा था। इसका रीज़न यही माना जा रहा था कि जो न्यू कमर है, जो मिलेनियल्स है, वो कहीं रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो अपना पैसा जो है एफडीज में नहीं डाल के वो डाल रहे हैं किसमें, स्टॉक मार्केट में। तो वो कहीं का इम्पैक्ट रही था, और उसका इम्पैक्ट के जो कारण जो है डिपॉजिट ग्रोथ जो इतनी एक्सपेक्टेड थी उतनी आई नहीं थी, और उसके कारण जो है ठीक ठाक शेयर जो है आप कह सकते हो उसी भाव में रखा है और अप्स एंड डाउन रहा है। तो उसके अलावा जो अगर आप देखोगे तो रिसेंटली है इनके जो रिजल्ट अच्छा है। और अभी मैं अगर एज ए कंक्लूजन बात करूँ, क्योंकि अगर पूरा हमने चीज़ें एनालिसिस कर दी, फंडामेंटल एनालिसिस कर दिया, इन्वेस्टर देख लिया, बिजनेस मॉडल देख लिया, सब चीज़ें देख ली, इन दी एंड व्हाट अबाउट द कंक्लूजन, हमें आगे जो पर्सपेक्टिव है क्या रखना चाहिए। ऑल आई हैव टू से इन दिस केस दैट कि जो इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो किस प्रकार से आता है, वो एक स्लाइड आपको फोकस करना है। क्यों, उसके पे कमेंट्री जो है किस प्रकार से आती है, क्योंकि आई थिंक ये 1-2 साल और लेगा, 1-1.5 साल और लेगा आने वाले समय में जो है HDFC बैंक प्रोबेबली इन अपकमिंग टाइम दैट कि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंप्रूव हो जाए। लेकिन एक और चीज़ है कि इनका जो इम्पैक्ट जो है HDFC बैंक लिमिटेड और HDFC लिमिटेड का, वो कहीं ना कहीं आना बाकी है, उसका आया नहीं है। शायद उसमें जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, ICICI बैंक से भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, क्योंकि राइट नाउ जो ICICI बैंक का इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली HDFC बैंक के। इसलिए जो है आप देखोगे प्रीवियस कपल ऑफ द ईयर्स में, मतलब कपल ऑफ द टाइम्स में, उस केस में ICICI बैंक ने HDFC बैंक से बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो इंपॉर्टेंट होनी है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 1 साल 1.5 साल पहले देखोगे मर्जर के आसपास, तो उसमें कोई नहीं बोलता ICICI बैंक जो है HDFC बैंक से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन जो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाला एक सिंगल फैक्टर है जो HDFC बैंक को इतना आप कह सकते हो कम स्टॉक्स को चल पाया है। अब मेरा यहाँ पर एक पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है यहाँ पर मेरा एक पर्सनल व्यू है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है अभी मैं कुछ टाइम से देखूँ तो वो डाउन तो नहीं हो रहा है, वो स्लाइटली धीरे धीरे अप ही हो रहा है। और HDFC बैंक लिमिटेड और इसका भी कहीं का इंपैक्ट आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेपो रेट का भी इंपैक्ट आएगा, और जो ऑल ओवर जो ग्रोथ है इंडिया की बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि अभी आप रिसेंटली 2 महीनों में देखोगे तो अच्छा खासा जो मार्केट डाउन हुआ है, तो जो मिलेनियल्स है या फिर आप कह सकते हो न्यू कमर है, वो कहीं FDs की तरफ थोड़ा बहुत जरूर देखेंगे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि जो सबके सब पैसे जो है SIP नहीं डाल के FDs में नहीं डालेंगे, FDs में डालेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन कहीं कहीं वो शायद डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली एक बैंक के लिए डिपॉजिट्स के लिए अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो वो कहीं मुझे अच्छी लग रही है। ये मेरा एनालिसिस अबाउट द HDFC बैंक। आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।